बिल्कुल। डॉक्टर सोफिया, डाउन सिंड्रोम की आपने बात की थी, तो लाइफ़स्टाइल को कैसे मेंटेन करना चाहिए इफ़ वुमन इज़ इन हर लेट 30s? तो कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है पहले से ही? देखिए, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना राबिया, वो होता है एक औरत का वेट, ठीक है? एक औरत का जो बीएमआई हम कहते हैं, जो कि हाइट और वेट की रेशियो के हिसाब से निकाला जाता है। हर औरत को चाहिए कि वो अपनी हाइट के हिसाब से अपने वेट को रिलेटिवली एक आइडियल रेंज में मेंटेन करने की कोशिश करे। ये बात मैं रोज़ अपने क्लिनिक में देखती हूँ कि मेजॉरिटी ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आती है, वो ख़वातीन ओवरवेट होती हैं। आजकल जो मैं क्लिनिक में ऑनेस्टली पेशेंट देखती हूँ, एक एवरेज वेट अक्सर हम लोग बात करते हैं 70, 80, 85 केजी एक एवरेज औरत का वेट है पाकिस्तान में, और एक एवरेज औरत की हाइट होगी बिटवीन 5 फीट 2 इंचेस से 5 फीट 4 इंचेस तक। हाँ जी, तो हम एक बहुत टॉल रेस नहीं है, उस हिसाब से मेजॉरिटी ख़वातीन जो हैं वो ओवरवेट हैं। और अगर आप अपने वेट को एक अच्छे रेंज में, एक हेल्दी रेंज में मेंटेन करें, और अपना जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, वो 18 और 25 के दरमियान में अगर आप इसको मेंटेन करें, यानी कि आपका वेट होना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम अबाउट 55 केजीज़ टू 65 केजीज़, और अगर आप बहुत टॉल हैं तो चलें 65 टू 70 केजीज़। लेकिन मेजॉरिटी ख़वातीन इस रेंज को मीट नहीं करती। और लेट 30s में भी वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। इवन इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद तो और भी बहुत मुश्किल है। तो डाइट कैसी फॉलो करनी चाहिए उस टाइम देखिए, पे? इसमें एज के साथ साथ ना इंसान का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अंडर 30 में वेट लॉस करना डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से इट इज़ रिलेटिवली इजी, लेकिन 30 के बाद, 35 के बाद और 40 के बाद मजीद जो है ना इंसान का मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाएगा। तो उस हिसाब से आजकल जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल, मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, Keto and और साथ रेगुलर एक्सरसाइज। देखिए, खाली अलोन एक्सरसाइज विल नॉट डू एनीथिंग फॉर वेट लॉस अनलेस एंड अनटिल यू कॉम्प्लीमेंट इट विद डाइट कंट्रोल। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेजॉरिटी ख़वातीन जो एक हेल्दी रेंज में अपना वेट मेंटेन करेंगी, उनके पीरियड साइकिल्स रेगुलर होंगे, और उनको यूजुअली जो है ना वो कम से कम इश्यूज़ जो है वो फेस करेंगे। आजकल हमारी डाइट के अंदर जंक फूड बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा है। सो जिस तरह हमारे जो पाकिस्तान में चिकन अवेलेबल है, उसके अंदर हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन के चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं। सो ये जो चिकन है, जो पोल्ट्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और जंक फूड जिस तरह ये हम लोग फास्ट फूड चेन्स हैं जिनके बहुत खाने खाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये चीज़ें जो हैं हमारे बहुत हमारी हमारी हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए इन जनरल, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अनहेल्दी हैं, और वो ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली भी बहुत अनहेल्दी हैं जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं। उसके अलावा फिर इस एज ग्रुप में एज यू एज, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का भी मसला हमारी रेस में, साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो एज यू एज ये चीज़ें भी आती हैं। जैसे हम लोगों की फैमिली में, आई थिंक आप भी एग्री करेंगी, हमारी फैमिली में ज़रूर कोई ना कोई हमारा फैमिली मेम्बर होता है जो डायबिटिक होता है, जिसको ब्लड प्रेशर का मसला होता है। तो टाइमली अगर आपको ये इश्यूज़ अगर आप इनकाउंटर कर रहे हैं, तो टाइमली चीज़ों को चेक करें, और अगर है तो ब्लड प्रेशर को, शुगर को कंट्रोल करें। सो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, कि अगर आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसको एक हेल्दी रेंज में मेंटेन करें, ताकि आपको जब भी प्रेगनेंसी करें तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो और उसका इम्पैक्ट बच्चे पे ना आए। बिल्कुल। पोस्ट डिलीवरी की अगर बात करें तो उसमें किस किस्म के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं अगर लेट 30s में एक कपल की शादी हुई है, तो एक औरत को ऑब्वियसली? देखिए राबिया, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है ना, एक बहुत अहम इशू है जिसके बारे में बहुत कम हम लोग बात करते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ख़वातीन को अवेयरनेस होनी चाहिए, और जो ख़वातीन बच्चे पैदा कर रही हैं उनकी इमीडिएट फैमिली, उनके हस्बैंड और उनकी इमीडिएट फैमिली को भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। सो देखिए, ये एक ऐसा चैलेंज है जो ख़वातीन अमूमन फेस करती हैं डिलीवरी के बाद। डिप्रेशन जो है उसको कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो डिलीवरी के बाद फर्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर ये एक ऐसा फेज़ होता है, हार्मोनल चेंजेस ऐसे आते हैं ख़वातीन की बॉडी में कि इनमें डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और आम तौर पर हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं किया जाता कि ये एक प्रॉब्लम है। Exactly. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह होती है कि ख़वातीन खुद भी इस बारे को, इस मसले को जो है ना वो एडमिट करने से बहुत घबराती हैं। और मैं एज अ डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है ना, तो इसमें ये मत समझें कि आपका कसूर है, क्योंकि इर्द गिर्द में हर बंदा उनको यही बताता है कि हमने भी तो इतने बच्चे पैदा किए थे, हमें तो कुछ मसला नहीं हुआ, और ये ऐसा क्यों कर रही हैं, लाइक यू नो, ऐसा करके ख़वातीन को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सो इस एज ग्रुप में ख़ुसूसन अगर हम लोग 30-35 की बात करें, तो इस एज ग्रुप में पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी ज़्यादा देखा जाता है। और ये ख़वातीन को समझना चाहिए कि अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, अगर आपका मूड लो है, आपको नींद आने में मसला होता है, अगर आपका रोने को दिल करता है, अगर आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है, इन ख़वातीन में कई दफ़ा पोस्टपार्टम डिप्रेशन इतना सवेयर हो जाता है कि उनको फिर हेलुसिनेशंस भी होती हैं, पोस्टपार्टम साइकोसिस उसको कहते हैं।
वो फॉर्चुनेटली वो एक ऐसा मसला है जो रिलेटिवली कम है। लेकिन अगर ख़वातीन ये मसला फेस कर रही हैं तो उनको चाहिए कि एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, उनकी फैमिली को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। और 35 एज में कोई डिफरेंस है पोस्टपार्टम? देखिए एज वी एज डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा तो होते हैं, हालांकि जिन खवातीन में टेंडेंसी होती है उनमें हम अमूमन देखते हैं कि यंग एज से ये मसला नज़र आना भी शुरू हो जाता है, लेकिन रिलेटिवली इस एज ग्रुप में हम ज़्यादा देखेंगे इस इशू को। हाँ जी।